हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमेय 6.1 जो थेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है। इसे हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो इसे देखेंगे, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं इसे प्रूफ किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखेंगे और ये आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगी। चलिए देखते हैं ये थ्योरम है क्या। यहाँ लिखा गया थ्योरम को मैंने पहले ही कुछ चीज़ें लिख कर रखी है ताकि वीडियो लंबी ना बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है, कोई भी एक त्रिभुज, जैसे मैंने कि यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बनाया है, इसमें हम भुजा BC के समांतर एक भुजा D मैंने खींचा है। खींचने के बाद ये जो भुजाओं का अनुपात है AD/DB इक्वल टू हो जाएंगे AE/EC। AD/DB इक्वल टू AE/EC। इसी को हमें प्रूव करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसे लिखेंगे हम। सबसे पहले स्टेप में हम लोग दिया है यानी गिवन लिखते हैं। इसमें जो चीज़ें दी गई होती है वही चीज़ें हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC में D जो है समांतर BC एक रेखा खींची गई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। BC के समांतर यहाँ पे D एक रेखा खींची गई है जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। इसमें थोड़ा सा इस फिगर में मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, वो देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम रचना में क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है EN लंब AB यानी EN परपेंडिकुलर AB खींचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर EN जो लंब है 90 डिग्री, वो मैंने साइड भुजा AB पे डाला है, और दूसरी जो लंब है DM वो मैंने AC पे डाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं DM परपेंडिकुलर AC, DM लंब AC पे खींचा गया है। साथ ही B और CD को मिला दिया गया है। आप देख सकते हैं B से E को मिला दिया गया है और C से D को मिला दिया गया है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, रचना। अब हम प्रूफ करते हैं, प्रमाण देते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले मैंने जो लंब डाला था, पहला लंब, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला रेशियो हमें लाना है AD/DB। तो हम देखेंगे ये कौन से ट्रायंगल में हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं AD यहाँ है, यानी ये ट्रायंगल में हमें AD मिल जाएंगे, और दूसरी साइड है DB। तो DB के लिए हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा DB, और इन दोनों का एरिया का रेशियो लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया ADE डिवाइडेड बाई ADE ले लिया है मैंने। उसके बाद DBE लेंगे, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, और इंग्लिश में इसे कहते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखते हैं दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट, आधार ऊंचाई, हमें क्या मिलता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे आप इजीली आप लिख सकते हैं। कैसे? आप 1/2 को कैंसिल कर दीजिए, और उसके बाद ये जो पहला रेशियो है AD वो लिख लीजिए, और इंटू ये जो पहला परपेंडिकुलर मैंने डाला है EN वो लिख लीजिए यहाँ पे। उसे लिए दूसरे ट्रायंगल का जो साइड है वो, उसके लिए DB लिख लीजिए आप, और फिर से वही लंब लाइन का यूज कर लीजिए। तो ये हो गया। कैसे ये मैंने लिखा देख लेते हैं फिगर में, आधार और ऊंचाई। तो पहला जो त्रिभुज है ADE, और मैंने ये लंब के अकॉर्डिंग इसका आधार और बेस लेना है।
तो EN यहाँ पे लंब है, तो ये हमारा ऊंचाई का काम करेगी, इस त्रिभुज का ऊंचाई, और ये हमारा आधार का काम करेगी, ये बेस और ये हाइट, इसलिए AD इंटू मैंने EN लिखा है। दूसरे ट्राइंगल DBE के लिए इधर से परपेंडिकुलर लाइन है, लंब रेखा इधर से है, तो बेस हमारा DB बनेगा, इसलिए मैंने DB इंटू EN लिखा है, बेस इंटू हाइट। आप कहेंगे कि ये ट्राइंगल इधर है और इसका हाइट तो बाहर है, तो जितने भी अधिक कोण त्रिभुज होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उनका हाइट अधिकतर बाहर ही होता है। जैसे मैंने एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं और इसका देखते हैं हाइट किस तरह से निकाला जाएगा। तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका जो हाइट होगा वो ये शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी जो होती है सबसे कम, वही किसी भी ट्रायंगल की ऊंचाई होती है, तो ये इसका हाइट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल के बाहर हाइट बनी है। तो इसी तरह से यहाँ भी दो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज, एक ये है जिसका हाइट ये, और एक ये वाला यूज करेंगे बाद में हम लोग, जिसका हाइट हम लोग DM लेंगे। तो ये आ गया, यहाँ पे EN कैंसिल करेंगे और हमें फाइनली एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया DBE इक्वल टू हमें मिल जाएंगे AD बाई DB। फर्स्ट रेशियो हम लोगों को मिल चुकी है। अब हम सेकंड रेशियो की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरा ये परपेंडिकुलर लाइन यूज करना है हमें, DM परपेंडिकुलर लंब AC, इस पर हम लोग चलेंगे। तो इस बार देखते हैं ये रेशियो के लिए कौन सा ट्रायंगल हमें मिलती है, AE। तो फिर से वही ट्रायंगल हमें मिल रही है, AE उसी ट्रायंगल में मिल जा रही है, और दूसरी जो साइड है EC ये हमें इस अधिक कोण त्रिभुज में मिल रही है। तो दोनों त्रिभुजों का हम लोग फिर से एरिया का रेशियो लेते हैं। तो एरिया फिर से ADE बटा एरिया यहाँ से ECD इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 इंटू, इस बार ये परपेंडिकुलर लाइन हम लोग DM यूज किए हैं, तो इस बार हाइट जो है DM के अकॉर्डिंग बेस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये हाइट होगा इस ट्रायंगल का, और ये इसका बेस होगा, यानी ये आधार और ये ऊंचाई का काम करेगी। सेम इस ट्रायंगल के लिए ये आधार और ये ऊंचाई का काम करेगी। तो और नहीं तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ये रेशियो लीजिए AE और इंटू फिर से यही परपेंडिकुलर लाइन लीजिए DM, और नीचे फिर से 1/2 इंटू, फिर दूसरा ये EC ले लीजिए आप, और फिर से DM ले लीजिए, ये दोनों को कैंसिल कर लीजिए, और फाइनली आपको AE बाई EC मिल जाएंगे। यहाँ पे जो AD बाई DB, इसे हम समीकरण 1 कर लेंगे, इक्वेशन 1, और इसे हम इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक थ्योरम और जाननी पड़ेगी। जब ही एक ही पैरेलल लाइंस के बीच सेम बेस पे हम जितने भी ट्रायंगल बनाते हैं, उन सभी का एरिया आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैंने एक पैरेलल लाइंस लिया है, और इस बेस पे हम जितने भी ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहला ट्रायंगल बनाया, इसका एरिया, और फिर मैंने इधर दूसरा ट्रायंगल बनाया, तो इनका एरिया आपस में इक्वल होंगे। एक इस ट्रायंगल का एरिया और एक इस ट्रायंगल का एरिया। और भी ट्रायंगल हम बना सकते हैं इसी बेस पे, तो उसका भी एरिया इन सब के बराबर होंगे। जैसे कि मैंने फिर से एक ट्रायंगल बनाया, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल बने हैं, ये और ये, तीनों का बेस सेम है, और तीनों ही सेम पैरेलल के बीच, एक ही समांतर रेखा के बीच बनी है समान आधार पे, इसलिए इन तीनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये
पैरेलल लाइंस है डी और बी सी। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल सेम बेस पे, एक डी जिसका बेस डी है और एक ई सी डी जिसका भी बेस डी है, तो इन दोनों का एरिया आपस में बराबर होंगे। तो चलिए उस थ्योरम को लिखते हैं। थ्योरम है चूँकि सिंस एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो कौन कौन सा त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा? एरिया त्रिभुज इधर से डी बी ई और एरिया त्रिभुज इधर से ई सी डी। इसे हम इक्वेशन 3 करेंगे और हम अब इक्वेशन 2 को, समीकरण 2 को यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेंगे जो कि है एरिया ए डी ई बटा एरिया ई सी डी इक्वल टू ए बाई ई सी। अब हम क्या करेंगे, ये ई सी डी एरिया डी बी के बराबर है, तो हम यहाँ ई सी डी एरिया की जगह हम डी बी एरिया लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे एरिया ऊपर में जैसा है वैसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया ई सी डी के जगह पे हम डी बी ई लिख सकते हैं। दोनों एरिया आपस में बराबर है। समीकरण 3 से इधर जैसे है ए बाई ई सी ही लिखेंगे। और यहाँ पे ये चेंजेस जो आए हैं वो समीकरण 3 से आए हैं, तो इसे हम बगल में मेंशन कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब यहाँ पे हम देखेंगे एरिया ए डी ई एरिया डी बी ई, यहाँ पे भी हमें मिलेंगे एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया डी बी ई, ये किसके इक्वल है? ए डी बाई डी बी के। तो हम इसके जगह ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम वो यहाँ पे अब लिखने वाले हैं ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। ये क्यों चेंजेस, ये बराबर ये क्यों आए हैं? तो ये समीकरण इक्वेशन 1 से आए हैं, समीकरण 1 से। और अब ये हमारा थेल्स थ्योरम पूरी तरह से प्रूव्ड हो चुकी है। इसे हम PPT के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।